अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कशमाला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर 28। लेक्चर काफ़ी लेंथी है लेकिन इजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी से इससे सम अप करने की कोशिश करूंगी। लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में हम बात करेंगे कि लर्निंग हम कैसे सीखते कैसे हैं। ठीक है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सपीरियंस पे बेस करता है। हमारा बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, हमारा बिहेवियर का पोटेंशियल क्या है और क्या एक्सपीरियंसेस हमने अपने बिहेवियर से किए हैं, हम उनसे सीखेंगे। ठीक है। ये मतलब कि लर्निंग कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। सिर्फ एक्सपीरियंस पर बेस कर रही होती है हमारी लर्निंग। उसमें होता क्या है कि हम सबसे पहले के इंफॉर्मेशन किस तरह से लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैसे एवेल्युएट करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वो तमाम चीज़ें वो हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होगी और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा और उस वो हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस उसके साथ हमारा रहेगा। ठीक है। लर्निंग कंसिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेसन्स ऑफ मेमोरी। फिर लर्निंग रिस्पॉन्स के साथ साथ हमारी मेमोरी पर भी बहुत ज़्यादा बेस करती है। आपने कोई चीज़ सीख तो ली है लेकिन मैटर ये करता है कि वो चीज़ आपको याद कितनी देर तक रहती है। नॉट फिजिकल मेचुरेशन और ब्रेन डेवलपमेंट एज द ऑर्गेनिज्म एजेस, नॉर दोज कास्ड बाय द इलनेस और ब्रेन डैमेज। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं या वो आपको याद ही रहे, या वो एज के साथ एक मेचुरेशन लेवल भी होता है। ठीक है, उसका भी वेट करना पड़ता है। अगर कोई एक बच्चा है वो पहले क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड करेगा, वॉक करेगा, रन करेगा, तो वो अपने सर्टेन एज और द पीरियड पे हर चीज सीखेगा। ठीक है, जिस चीज का जिस वक्त जिस टाइम मतलब जिस चीज का जब वक्त होगा उसके मुताबिक उस वक्त वो उस चीज को सीखेगा। और फिर बिहेवियर्स में क्या चेंजिंग्स आती हैं कि आप डायरेक्टली हम मैयर तो नहीं कर सकते लर्निंग को। ठीक है। और इसमें हम समटाइम्स अपने एटीट्यूड्स को अक्वायर करते हैं कि एक इंसान के अंदर क्या है वो हमें नहीं नजर आ रहा होता। ठीक है, लेकिन वो जो बिहेवियर एक्ट करता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम मैयर करते हैं, देन हम जज करते हैं किसकी कितनी लर्निंग है। ठीक है, अगर किसी एक बंदे को ज्यादा मतलब उसको उसने कुछ सीखा है, उसने लर्न किया इस्लाम से, तो हम देखेंगे कि वो कितना कितना जिक्र करता है, वो कितना ज्यादा कुरान पाक पढ़ता है। अगर किसी इंसान ने पानी की अहमियत के बारे में कुछ सीखा है तो वो किस तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब हम उनके एक्ट और बिहेवियर से सीख रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर क्या चीज़ है वो हमें नहीं पता होती। वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो किस तरह से परफॉर्म करता है, उस चीज़ को देखते हुए हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। रिलेटिवली कंसिस्टेंट चेंजिंग्स भी होती हैं, कंसिस्टेंट ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, मतलब ये ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी रहती है इसकी अगर आप कुछ सीखते हैं तो। ठीक है। मे फॉरगेट बट मोस्ट और सम ऑफ दैट लर्निंग रिमेन्स। हो सकता है आप कुछ भूल भी जाएं लेकिन कोई ना कोई लर्निंग आपके माइंड में फिर भी रहेगी। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन जब आप उन्हें एक दफा सीख लेते हैं तो आप उन्हें दोबारा भूलते नहीं हैं, जैसे कि स्विमिंग। और फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है या कोई ऐसा काम होता है जिसको आपने याद रखने के लिए, या एक दफा सीख तो लेते हैं लेकिन याद रखने के लिए आपको उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। लर्निंग एंड हैबिचुएशन, बिहेवियरल रिस्पॉन्स में जो कमी आती है समटाइम्स, जो कि स्टिमुलस रिपीटेडली उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसा कि एक नॉवल या थ्रिलिंग ड्रामा का सीन होता है, तो वो जब आप उसको पहली दफा देखते हैं तो जो आपका रिएक्शन तब होता है, जब आप उसे दोबारा देखेंगे तो उस वक्त वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। हैबिचुएशन हेल्प करती है इंसान को कि वो फोकस करे इन्वायरमेंट में होने वाले इवेंट्स को। ठीक है। और फिर आप अपने बिहेवियरल जो आपका एफर्ट्स होती हैं वो इससे मतलब एक्सपेंड नहीं होती, या जब आप उसको बार बार उसी एक ही पुराने स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं तो। हैबिचुएशन एक लर्निंग नहीं है। जब आपका बिहेवियर में चेंज आता है, आपके इमोशंस जो है वो रिस्पॉन्स आपका वीकर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस करता है एक्सपीरियंस पे कि वो कितनी दफा पहले आप कर चुके हैं। और अगर बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो आपके जो ओरिजिनल लेवल ऑफ इमोशन का रिस्पॉन्स है हर दफा वो नहीं होगा। अगर पहली दफा जो आपका रिएक्शन आया था, चलो दूसरी दफा उससे थोड़ा सेम आया, तीसरी दफा वैसा नहीं होगा। लेकिन जो इमोशंस में चेंज होता है वो अनलाइकली टू बी परमानेंट होता है। सेंसिटेशन क्या होती है कि किसी भी चीज की अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाना किसी चीज के साथ, या बहुत कम, मतलब आप बड़ा आप कह सकते हैं कि ये मेरी कमजोरी है। ठीक है, वो सेंसिटाइजेशन होती है। जो आप कह सकते हैं कि व्हेन इट अकर्स रिपीटेडली, एग्जांपल सम पेनफुल स्टिमुलस सेवरल टाइम्स इन शॉर्ट सक्सेशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी वक्त किसी चीज से एक दफा पेन हुई थी तो आप दोबारा भी उस चीज के पास जाने से डरेंगे, आपको उस चीज से खौफ आएगा। और फिर बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि जो जोहन वाटसन इसके फाउंडेड हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, जिसको उन्होंने बिहेवियरिज्म का नाम दिया है,
इन्होंने एक रिपोर्ट की थी इंटरनल स्टेट के बारे में, और इन्होंने स्टडी किया कि ऑब्जर्वल बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, इन्होंने कहा। और फिर बीएफ स्किनर ने भी इनकी बात के साथ एग्री किया, और इन्होंने भी बिहेवियर एनालिसिस पर काम किया। और स्किनर्स के व्यू के मुताबिक भी जो भी मेंटल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि थिंकिंग, इमेजिनिंग वगैरह, और फिर मतलब कि वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इनका ये मानना था कि बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करें। इंसान के अंदर क्या है ये चीज तो पता नहीं चलती, लेकिन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए आप चीजों को जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पिजन है, वो बार बार किसी चीज के ऊपर अपनी चोंच मार रहा है, ठीक है, तो वो क्यों चोंच मार, अब आपको रियलाइज होता है कि वो भूख है, ठीक है, उसको भूख लगी हुई है या वो प्यास है। अब देखें, उसके अंदर प्यास थी, इस चीज को आप नहीं समझ सकते, इस चीज को आप नहीं जान सकते, लेकिन वो जो रिएक्ट कर रहा है, वो जो बिहेवियर कर रहा है, तो उससे आपको फील हो रहा है कि उसको प्यास लगी है। तो इस तरह आपने उन्होंने ये कहा कि हमें फोकस करना चाहिए ऑब्जर्वल एक्शंस पर। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, पावलोव के बारे में, जो कि एक आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने, इवान पावलोव, इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता मेडिसिन में 1904 में। और इन्होंने गैस्ट्रिक जूस पर काम किया कि जो डाइजेशन होती है उसमें किस तरह गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है। और इन्होंने डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, और हम उसको बहुत ज्यादा दफा पढ़ चुके हैं, कि जब एक डॉग के लिए उसे खाना दिया जाता था, उसके लिए बेल बजाई जाती थी। तो ये देखा ये गया कि जब बेल बजती थी तब भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो इससे पावलोव ने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि खाना स्टमक में जाएगा तब सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी, बल्कि अभी खाना उसके उस तक पहुंचा भी नहीं है, और फिर भी ये एक ऑब्जर्वल बिहेवियर है कि उसकी सेलिब्रेशन, जो स्लाइवा है, वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। जब एक बेल बजी तो वो सेलिब्रेट नहीं किया जब पहले दिन हुआ, ठीक है, तो ये एक अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। लेकिन जब 2-3 दिन बेल के साथ खाना दिया गया, और फिर जब बेल बजती थी और फौरन वो सैलिवेट करना शुरू कर देता था, देन ये एक कंडीशनल स्टिमुलस बना, जो कि एक कंडीशनल रिस्पॉन्स बन गया। क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट पर सारा बताया हुआ है कि इसमें डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप पहली दफा बेल बजाएं, और फिर जब बेल बंद हो जाए देन आप खाना दें, ठीक है, वन कंडीशन। एंड द सेकंड इज कि आप बेल बजाएं और उसके साथ ही बिल्कुल खाना दे दें। एंड द थर्ड इज कि आप बेल पहले बजाएं उसके बाद खाना दें, या बेल बज रही हो साथ ही आप खाना दे दें। तो इसमें डिफरेंट किस्म की सेलिब्रेशंस को नोट किया गया, और इसमें डिफरेंट किस्म की जो सैलिवेट प्रोसेस है उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा इन तीनों में, जब जो हमने कंडीशंस देखी हैं। अब ह्यूमंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए गए कि उन्हें कुछ फेवरेबल फूड्स खाने के लिए दी गई, साथ उन्हें कुछ नॉन सेंस सिलेबस दिखाए गए। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई नॉन सेंस सिलेबस है, उसके साथ कोई आप अच्छा एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो वो आपके लिए उसका जो मीनिंग है थोड़ा पॉजिटिव बन जाता है, आप उसको लाइक करते हैं। लेकिन कोई अगर सिलेबस अच्छा है लेकिन आप उसके साथ एडजेक्टिव जो है वो गलत लगा देते हैं, तो आप उस चीज को नापसंद करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉन्टीजेंसी की बात हो रही है। कॉन्टीजेंसी में जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि एक बेल बजाई जाती है, साथ ही शॉक लगता है, और फिर जब शॉक लगने के बाद डॉग जो है वो उछलकर दूसरी तरफ चला जाता है, अपनी जगह को चेंज कर लेता है। तो जब एक दफा ऐसा हुआ, तो दूसरी दफा जब जैसे ही बेल बजाई जाती थी, या अभी शॉक का मतलब अलार्म आता था, अभी शॉक लगता नहीं था, डॉग पहले ही जंप कर लेता था, ठीक है। अब इसमें बात ये हो रही है कि कॉन्टीजेंसी बहुत जरूरी होती है, कि आप ऐसा ऐसा नहीं है कि आप कभी शॉक लगाएं उसके अलार्म के साथ और कभी ना लगाएं। टोन जो भी आप दे रहे हैं, कि आप एक दफा टोन बजा दें लेकिन शॉक ना लगाएं, और फिर अगली दफा आप टोन बजाएं और साथ शॉक लगाएं। तो इस तरह अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा है, तो आपको उसमें कॉन्टीजेंसी रखनी है, आपको हर टोन पे हर दफा शॉक देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज के प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, जिसमें हम देख के आए हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस करता है। और कंडीशनिंग की यहाँ पर उन्होंने वन टाइप ऑफ लर्निंग बताई है, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है कि आपकी इनसाइड फीलिंग, आपकी कोई भी अंदर आपके कोई ऐसी सोच होती है जिससे आप करते रहते हैं, उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। ट्रायल एंड एरर्स क्या होते हैं कि आप अपने सोल्यूशंस को ट्राई करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर अगर उसमें कोई भी मिस्टेक आती है तो आप उससे फिर सीखते हैं। मॉडलिंग क्या होती है कि जो बच्चे दूसरों को कॉपी करते हुए दूसरों को देख कर सीखते हैं। एंड एसोसिएशन प्रोसेस क्या होता है, कंडीशनिंग डिस्क्राइब करती है इस प्रोसेस को, कि जब कोई भी एसोसिएशन जिसमें स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज दोनों प्रेजेंट हो रहे होते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एसोसिएशन है टू स्टिमुली के दौरान, कंडीशन एंड अनकंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फूड इन माउथ, माउथ में फूड जाएगी देन सैलिवेशन होगी, या पहले ही जब साउंड होगी या अलार्म बजेगा देन ही सैलिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सैलिवेशन जो है वो तब होगी जब साउंड बेल बजेगी, दैट ऑलवेज साउंड बिफोर फूड। लेकिन वो साउंड आपको हर दफा बजानी है खाना देने से पहले, ये नहीं कि आप कभी बजाएं और कभी खाना ना दें, कभी आप
बजा कर खाना दें और कभी बजा कर ना खाना दें। मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा कि कॉन्टिजेंसी इसमें जरूरी होगी, तब ही आप कंडीशन और अनकंडीशन के प्रोसेस को, रिस्पॉन्स को नोट कर सकेंगे। अब फिर जनरलाइजेशन क्या होता है कि इसमें हमने पहले भी ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ रैबिट का, कि एक बच्चे को रैबिट दिखाया जाता था, साथ ही पीछे से कोई हॉरर साउंड जो है वो बजाई जाती थी। तो बच्चा उस रैबिट को देख के, उस साउंड को देख के डरता था, लेकिन उसे लगता था कि शायद रैबिट से उसको ये आवाज आती है, या उसका ऐसे कोई मतलब उसके माइंड में एक फेयर बैठ गया। ठीक है। और अब उसके बाद कोई भी फरी एनिमल जो कि रैबिट से मिलता जुलता होता था, वो उससे भी डर जाता था। या फिर कोई भी इंसान मास्क पहन के अगर आ जाता है रैबिट के टाइप का, उसे भी वो देख के डर जाता था। मतलब कि सिमिलर जो स्टिमुली हैं वो रिस्पॉन्स सेम करती हैं। और फिर जो अगर किसी चाइल्ड को किसी कुत्ते ने काट लिया है, तो उसका खौफ इतना हो जाएगा कि अगर वो मतलब कि किसी बड़े कुत्ते ने उसे डाला था, तो वो किसी छोटे कुत्ते से भी डरेगा। ठीक है। और ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली की, जो कि दैट हैव नेवर बीन पेयर्ड विद ओरिजिनल यूज केस। ठीक है, जिसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। जनरलाइजेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कि जिसमें बात हो रही है कि जो जो रैबिट को ट्रेन किया गया था कि उसके कंडीशन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जाता था, उसके सामने रैबिट ला के तो उसको 1000 हर्ट्ज की टोन सुनाई जाती थी। ठीक है। और इसमें अब एक तो दूसरी टोन उसको सुनाई जाती है जो बिल्कुल सिमिलर है उस टोन के, तो वो उस सिमिलर टोन से डरेगा। लेकिन उससे बिल्कुल ही कोई ऑपोजिट टोन सुनाई जाए, तो देन वो उससे नहीं डरेगा। मतलब सिमिलर टू द ट्रेनिंग टोन जो है प्रोड्यूस करेगी कंडीशन रिस्पॉन्सेज को। एवरीडे एक्सपीरियंस में इंपॉर्टेंट स्टिमुली रेयरली अकर होता है एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम एवरी टाइम इन द नेचर। New but comparable events recognized as having the same meaning or behavioral significance despite appearance differences। मतलब अगर कोई आप डिफरेंट साउंड उसको दे रहे हैं, तो डिफरेंट साउंड से वो नहीं डरेगा। और यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कि आप एक दफा तो उसी तरह की टोन उसको सुना रहे हैं, ठीक है, वो उससे डर रहा है, लेकिन आप दो टोन्स को डिस्क्रिमिनेट करके देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दफा एक टोन जो उससे सेम दे रहे हैं उसको खौफ आ रहा है, और दूसरी टोन आप देते हैं और उसको मतलब डराते नहीं हैं आप। या हम एक फूड की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक टोन बजाते हैं, उसके साथ उसको फूड मिलती है। ठीक है। और आप दूसरी टोन बजाते हैं जिसकी साउंड उससे डिफरेंट है, लेकिन उस हर दफा डिफरेंट टोन से उसको खाना नहीं दिया जाता। ये हम नाम रख लेते हैं सेम टोन या डिफरेंट टोन। ठीक है। सेम टोन से उसे हर दफा खाना दिया जाता है, तो वो हमेशा जब उसे वो वाली सेम टोन की आवाज आएगी, वो उन टोन्स में वो डिफरेंशिएट कर लेगा। ठीक है, कि इस टोन पे मुझे खाना मिलता है, इस पे मुझे नहीं मिलता। तो ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है। जिसमें मतलब आप परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमली एनवायरनमेंट में, जनरलाइज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं, बट आल्सो नॉट टू बी ओवर रिस्पॉन्सिव, fearful of every shadow, we will waste time and energy to dispel our worry। मतलब अब ये भी नहीं है कि आप उस तरह की सेम चीज से हर दफा डरें या बहुत ज्यादा डरें। ठीक है। आप बिल्कुल ही अगर उससे रिलेटेड चीज नहीं है तब भी आप उससे डरें, तो ऐसा भी नहीं होता। एक्विजिशन एक स्टेज होती है क्लासिकल कंडीशनिंग की, एक्सपेरिमेंट्स की, जहां पर कंडीशन रिस्पॉन्स फर्स्ट आता है और उसके बाद फिर वो एलिसिट करता है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स की जरूरत होती है एक्विजिशन में। एक्विजिशन के मतलब एक्वायर करना किसी भी चीज को। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स फ्रॉम विच आर नोजिया आफ्टर फूड क्विकली acquired एंड मे बिकम लॉन्ग टर्म। इलेक्ट्रिकल शॉक एक ऐसी मतलब है जिसमें आपको एक ही दफा आप देते हैं, तो वो अगला जो भी इंसान है, ह्यूमन होगा, ह्यूमन को तो इलेक्ट्रिक शॉक्स के एक्सपेरिमेंट्स देना एथिकल रूल्स के खिलाफ है। तो अगर डॉग वगैरह को अगर आप देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक एक ही दफा देने से समझ आता है, और नेक्स्ट टाइम वो उसके उसी के मुताबिक रिएक्ट करता है। एक्सटिंक्शन क्लासिकल कंडीशनिंग में वीकनिंग ऑफ द कंडीशन एसोसिएशन इन द अब्सेंस ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुली इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। मतलब आप एक दफा, आपको पता है कि आप टोन दे के या बेल दे के खाना देते हैं, लेकिन आप कभी बेल दे के खाना ना दें, कभी दें, तो ये एक एक्सटिंक्शन होती है। और फिर उसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, कि आप उसको उसको रिकवर करें हर दफा उस बेल पे उसको खाना दिया जाए। ठीक है। इसमें फिर क्या होगा कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी एक्सटिंक्शन लेकर आ रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन, आपकी जो आप अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा। अब उसको आपने रिकवर करना है, तो आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी करेंगे कि आप उसको हर दफा हर बेल पे खाना देंगे। अब कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस है। नॉलेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग्स कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट एवरीडे बिहेवियर, जिसमें इमोशंस आते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, फेयर एंड फोबियाज, रिमाइंडर एंड मेमोरीज, डिफरेंट किस्म की एग्जाइटीज या अवॉइडेंस बिहेवियर के कुछ, आप ज्यादा गैदरिंग में जाने से डरते हैं या इस तरह के अवॉइडेंट बिहेवियर्स।
एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुली, ऑल ऑफ ये एग्जांपल्स है कुछ एसोसिएशंस की जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आए हैं। और फिर कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें फोबियाज एंड फेयर्स, साइकोमोनोलॉजी, एडिक्शन, फूड वर्जन, एडवर्टाइजिंग, अडाप्टेशन टू नॉवल सिचुएशन, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले रीड कर चुके हैं। अब एडिक्शन क्या होती है कि एक अवर्जन थेरेपी होती है जिसमें पेयरिंग अ नोजिया इंडक्टिंग ड्रग विद नारकोटिक यूज फॉर अल्कोहल एंड नारकोटिक्स अब्यूज बिकम द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एक आपने मेडिसिन दी है तो उसके साथ अगर कोई ड्रग दी गई है उसके साथ आप कोई नारकोटिक मेडिसिन देते हैं जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाए। और फिर इसमें बहुत सारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें उन्होंने ये बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। उन्हें किसी किस्म के सिरप पिला के, कुछ 11 ईयर ओल्ड का बच्चा था जो कि एक पेशेंट था, ठीक है, उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट किए गए कि किस तरह से उनके कंडीशन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अब एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं जिसमें कंपनीज कार्टून करेक्टर बनाती हैं। अगर वो कोई भी चीज़ बच्चों के लिए लेके आ रही है, मतलब अगर कोई बच्चों के खेलने की चीज़ है तो उसके लिए वो कार्टून्स के साथ उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर कोई घर की चीज़ है तो उसके लिए वो कोई फीमेल मॉडल हायर करेंगे। ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट की चीज़ है उसके लिए कोई वो मैन हायर करेंगे। तो इस तरह की डिफरेंट लोगों की साइकी को समझते हुए एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इन लाइफ में बात हो रही है साउंड्स फेमिलियर की। बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती हैं जिनसे हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता या होता है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस हमारा उनसे नहीं हुआ होता तो हम उनसे डरते हैं उस साउंड सुनते ही। और अगर अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होता है तो हमें अच्छा फील होता है जैसे ही हम उसकी साउंड सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर चाइल्ड है उसको आप डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, उसको फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगाता है डेंटिस्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे लेके जाएंगे वो बच्चा डेंटिस्ट के ऑफिस के उसका ऑफिस का बाहर दरवाजा देख के ही रोना शुरू कर देगा। फिर जनरलाइजेशन जो हमने पहले भी पढ़ा कि अगर आपको किसी एक डॉग ने काट लिया तो आप हर डॉग से डरेंगे। लर्निंग प्रेजुडाइज क्या होती है कि वो लर्निंग्स जो कि हम किसी भी कंडीशनिंग एसोसिएशन से सीखते हैं। और डिफरेंट किस्म की लर्निंग्स होती हैं। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि एडजेक्टिव आप अगर लगा देंगे तो वो अगर अच्छा एडजेक्टिव होगा तो वो उससे उसे आप सही समझेंगे। अगर बुरा एडजेक्टिव लगा देंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी डिफरेंट किस्म की जो रिसर्चेस की जाती हैं, अगर कोई बात हो रही है ब्लैक पीपल्स की बात होती है तो अगर हम हमें हमारा एक्सपीरियंस हर ब्लैक पीपल के एक एक बंदे से तो नहीं हुआ होता। ठीक है, हम किसी एक या दो बंदे से मिलके पूरे लोगों को यही कर देते हैं कि वो जो ब्लैक पीपल होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रेजुडाइस बना देते हैं ना कि हमें एक चीज को देखते हुए उसको हम आप कह सकते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं सब पे। क्लासिकल कंडीशनिंग इन लाइफ की एग्जांपल्स बताई हुई है कि किस तरह हैप्पी एसोसिएशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशनिंग कैन बी वेरी हैप्पी इन लाइफ, मतलब किस तरह आप इस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं कि आप एक हैप्पी एसोसिएशन जो है वो क्रिएट कर सके। अगर एक बच्चे का बाल कटवाने के लिए लेके जाते हैं तो वो बहुत रोता है जब वो वहां पर जाता है, लेकिन अगर वहां पर ही कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाए कि वहां पर स्विमिंग पूल हो, बच्चा वहां पर खेले भी, उसके बाद उसके बाल कट हो, तो वो उसकी एक अच्छी यादें बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अपनी एक एग्जांपल भी देखी, मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे अब याद नहीं मैंने कहाँ देखी थी, कि बच्चे की जो सर्जरी होती है तो उसको कहीं बाहर का हॉस्पिटल था, फॉरेन हॉस्पिटल था। तो वहां पर बच्चे को जो बच्चे का बेड होता है जहाँ पर वो लिटा के बच्चे की सर्जरी करते हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी एलईडी लगाई हुई थी जिसके ऊपर बच्चे जो है वो गेम्स खेलते हैं। तो वो बच्चे को क्योंकि बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें आप बेहोश नहीं कर सकते सर्जरी करते हुए, तो उनके लिए ये था। तो वो बच्चे को गेम पकड़ा देते हैं, वो जो मुझे तो नहीं पता कि वो जो गेम्स होती हैं जिनके रिमोट होते हैं सॉरी, वो रिमोट पकड़ा देते हैं, बच्चे क्या आते हैं, बच्चा बहुत बड़ी स्क्रीन बच्चे के ऊपर सामने लगी हुई थी। जैसे आप समझ ले कि हम ऐसे बेड पे लेटे और सामने छत पे लगी हो, लेकिन उसका एंगल बिल्कुल ऐसा था कि आपको सही नजर आ रहा हो। तो मतलब एक आप कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन, एक हैप्पी एसोसिएशन को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि क्राइड एट इंजेक्शन फर्स्ट डे, के फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा जो बहुत न्यू बॉर्न है, ठीक है, उसको नर्स आई है, उसने उसके ऊपर से कपड़ा उतारा है और उसको इंजेक्शन लगाया है, बच्चा रोया है, फिर चुप हो गया। दूसरे दिन जब नर्स आएगी आगे अभी उसके ऊपर से कपड़ा उतारेगी और बच्चा क्राई करना शुरू कर देगा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बच्चे वक्त के साथ साथ सीखते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज भी सीखते हैं। फिर आगे फैटल ओवरडोजेस की बात हो रही है कि जो ड्रग लेने वाले लोग होते हैं उनको किस तरह इस चीज की आदत होती है कि पहले वो कम ड्रग लेते होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी ड्रग की जो डोज होती है उसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और फिर ये भी होता है कि कुछ प्लेसबो यूज की बात हो रही है इंस्टेड ऑफ पेन किलर्स, या कंडीशनिंग और वाचिंग कार्टून्स के बच्चे को अगर आप
खिलाते हुए कार्टून दिखाते हैं तो वो खाना अच्छे से खाते हैं, आजकल तो ये बड़ा रिवाज आम हुआ है। तो फिर अब वो एक कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है ना कि बच्चा खा रहा है तो साथ कार्टून देख रहा है, तो इस किस्म का एक प्लेसबो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एक कंडीशनिंग बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है 28। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेक्चर बहुत लेंथी था, समझाने की पूरी कोशिश किया। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।